ओके सो एक नई प्लेलिस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइवेसी सिक्योरिटी इन ऑनलाइन सोशल नेटवर्क। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बीसीए के फाइनल सेमेस्टर में आपको मिलेगा, एमटेक में मिलेगा, एमसीए में मिलेगा, राइट। और ये एक नया चैप्टर है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज आपको इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। यूट्यूब पे भी कुछ प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है लेकिन वो एनपीटीईएल की, वो काफ़ी बोरिंग है मेरे हिसाब से। सो मैंने इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आसान लैंग्वेज में सारे टॉपिक्स को कवर किया है, तो तुम्हारे लिए सीखना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। और एक एक करके चलेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एक यूनिट वाइज हम लोग उसको कवर करेंगे। टोटल 4 यूनिट है, चार के चारों यूनिट हम लोग खत्म करेंगे। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि इसके अंदर के जितने भी नोट्स हैं ये सब तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन ये आता है इंट्रोडक्शन टू सोशल नेटवर्क में, कि सोशल नेटवर्क क्या होता है, राइट। सोशल नेटवर्क होता क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक लाइन में कि जो सोशल नेटवर्क है, जो मेरा सोशल नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क का मतलब कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोई भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल या कोई ग्रुप, है ना, क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, एज वेल एज क्या करते हैं, शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ। तो सोशल नेटवर्क का मतलब कोई भी ऐसा एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कोई भी ऐसा ऑनलाइन स्ट्रक्चर जहाँ पे कई सारे लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, कनेक्ट होते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, दूसरे की इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, राइट। उस पर अपना क्या कहते हैं, अपना जो भी उनका डायरेक्शन होता है या जो भी उनका रिकमेंडेशन होता है, जो भी उनका कमेंट होता है वो प्रोवाइड करते हैं, राइट। सब लोग सोशल नेटवर्क यूज करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हो गया, बहुत सारी चीजें, राइट। व्हाट्सएप इज ऑल्सो सोशल नेटवर्क साइट। सो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, लिंक्डइन, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है, सोशल नेटवर्क के, जहाँ पे कई सारे लोग आपस में कनेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसमें सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला तुम्हारा क्लियर हो गया, सोशल नेटवर्क क्या होता है, कोई भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे कई सारे लोग मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और शेयर करते हैं क्या, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है की कंपोनेंट्स। की कंपोनेंट्स किसका, एक नेटवर्क का। एक नेटवर्क के अंदर क्या क्या की कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 कंपोनेंट्स लिखे हैं, ठीक है, 4 कंपोनेंट्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहला क्या होता है, यूजर। दूसरा होता है प्रोफाइल, फिर कनेक्शन, उसके बाद कंटेंट। एक एक करके जस्ट समझते हैं। यूजर का मतलब कोई भी इंडिविजुअल, है ना, जो पार्टिसिपेट करता है एक नेटवर्क के अंदर। कैसे पार्टिसिपेट करता है, बाई क्रिएटिंग ऑनलाइन प्रोफाइल। ऑनलाइन खुद की प्रोफाइल बनाएगा, खुद का अकाउंट बनाएगा और क्या करेगा, उस नेटवर्क पे पार्टिसिपेट करेगा। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम की बात करते हैं, किसी को इंस्टाग्राम चलाना है, ठीक, किसी को उसके ऊपर अपना जितना भी पोस्ट है उसको शेयर करना है या दूसरे की पोस्ट पे लाइक करना है या कमेंट करना है, तो सबसे पहले उसको क्या बनाना पड़ता है, प्रोफाइल। तो जितने भी यूजर हैं जो एक नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, प्रोफाइल, राइट। सो सबसे पहला तो मेरा कंपोनेंट हो गया यूजर। दूसरा यहाँ पे प्रोफाइल्स, लाइक व्हाट इज अ प्रोफाइल। सो प्रोफाइल कोई भी एक पर्सनल पेज हो सकता है, कोई भी एक ऐसा अकाउंट हो सकता है जो यूजर क्रिएट करता है ताकि वो खुद को रिप्रेजेंट कर पाए ऑनलाइन, राइट। अब तुम अगर खुद को ऑनलाइन रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो तुम खुद का एक अकाउंट बनाओगे, राइट, उसका बायो लिखोगे, यूजर नेम लिखोगे, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला हो गया यूजर, जिसको ऑनलाइन पार्टिसिपेट करने के लिए एक प्रोफाइल चाहिए। दूसरा हो गया मेरा प्रोफाइल, ठीक, मतलब कोई भी पर्सनल पेज या अकाउंट जो यूजर क्रिएट करता है खुद को ऑनलाइन रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तीसरा जो मेरे पास आता है उसको मैं कहता हूँ कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब लिंक या रिलेशनशिप कई सारे यूजर के बीच में, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे कई सारे लोग जो होते हैं एक दूसरे से फ्रेंड में जुड़े रहते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक्सेप्ट होते हैं, राइट। कैसे एक्सेप्ट होते हैं, कैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, कैसे लोग किसी पेज को फॉलो करते हैं और कैसे वो पेज ग्रो करता है, बेस्ड ऑन दी इंटरेस्ट। अगर किसी ग्रुप में किसी टॉपिक को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट है तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो अकाउंट होगा या उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पेज होगा वो काफी स्पीड में ग्रो करेगा, फाइन। लास्ट मेरे पास क्या होता है, कंटेंट। कंटेंट का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट, कोई भी मीडिया जो यूजर शेयर करता है एक नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो ये 4 मेरे पास कंपोनेंट होते हैं नेटवर्क के। पहला होता है यूजर, दूसरा प्रोफाइल, तीसरा कनेक्शन और चौथा कंटेंट। सो आई होप तुम्हारे ये क्लियर हो गया होगा, एकदम सिंपल सा टॉपिक, सिंपल लैंग्वेजेस में सारे नोट्स लेके आया हूँ, जो तुमको एग्जाम के 2 दिन पहले भी अगर तुम इसको रिवाइज कर लो, एग्जाम तुम्हारा आराम से निकल जाएगा, राइट। सो अब चलते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। आसान है वैसे, तुम वैसे भी समझ पढ़ के इसको समझ सकते हो, बट एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन कम्युनिटीज में डिफरेंस क्या है।
ये जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन कम्युनिटीज में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कम्युनिटीज की। कम्युनिटीज का मतलब कई सारे लोगों का एक ग्रुप, राइट, कई सारे लोगों का एक ग्रुप जो एक कॉमन टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हो, राइट, कई सारे लोगों का ग्रुप जो एक कॉमन टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हो, उसको मैं क्या कहता हूँ, कम्युनिटी। अब कम्युनिटी दो तरह की होती है, एक होती है ऑफलाइन, एक होती है ऑनलाइन, ठीक। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है उसको जरा देखते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं इंटरैक्शन का, तो जितनी भी ऑफलाइन कम्युनिटीज है उसके अंदर हम लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, फेस टू फेस, है ना, आमने सामने एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, चीजों को शेयर करते हैं, अपने रिस्पॉन्सेज को शेयर करते हैं, राइट, वगैरह वगैरह। जो भी ऑनलाइन कम्युनिटी होती है उसके अंदर हम लोग किस तरह का कम्युनिकेशन करते हैं, वर्चुअल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक। और वर्चुअल कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं। सो इन दोनों में सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन किसके अंदर करते हैं, ऑफलाइन, वर्चुअल कम्युनिकेशन किसके अंदर करते हैं, ऑनलाइन, ठीक है। सेकेंड जो मेरा एस्पेक्ट है वो क्या है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज। जोग्राफिकल बाउंड्रीज का मतलब अगर जो मेरी कम्युनिटी ऑफलाइन है तो उसके अंदर लिमिटेड स्पेसिफिक फिजिकल एरिया होगा, मतलब कि जो स्पेस है वो काफी लिमिटेड होगा। लेकिन अगर बात करूँ ऑनलाइन कम्युनिटी की तो यहाँ पे कोई भी जियोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है और दुनिया भर के लोग इस कम्युनिटी को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, भाई। तीसरा जो है वो है कम्युनिटी का साइज। अब देखो अभी अगर तुमने स्टार्टिंग का दो पढ़ा है तो ये तुम ऑटोमेटिकली खुद से बना लोगे कि कम्युनिटी का साइज अगर मैं बात करूं तो जो ऑफलाइन कम्युनिटी होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है बाय लोकल पॉपुलेशन और इंटरेस्ट ग्रुप, है ना। मतलब आसपास के जितने लोग हैं वही उस कम्युनिटी में ज्वाइन करेंगे ऑफलाइन, या अगर कोई बाहर से आ रहा है तो वो उसको ज्वाइन करेगा, हर कोई इसके अंदर ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक, ये इसकी लिमिटेशन है। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन कम्युनिटी तो ये काफी बड़ी होती है, मतलब इसके अंदर मिलियंस ऑफ यूजर्स भी पॉसिबल है, ठीक, क्योंकि ऑनलाइन है कोई भी कहीं से भी कैसे भी इसको ज्वाइन कर सकता है। जो मेरे पास चौथा डिफरेंस है वो है मेंबरशिप विजिबिलिटी। मेंबरशिप विजिबिलिटी का मतलब कि ऑफलाइन कम्युनिटी के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो हर दूसरे मेंबर को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि फेस टू फेस मिले होते हैं तो अच्छे से समझ पाते हैं, अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं, कंटेंट को शेयर कर पाते हैं, तो जान पहचान बहुत अच्छे से बन जाती है। लेकिन अगर बात करूँ ऑनलाइन कम्युनिटीज की, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं वो यूज करते हैं स्यूडोनिम्स, राइट। स्यूडोनिम्स का मतलब एक निक नेम समझ लो या अवतार समझ लो, अपनी खुद की प्राइवेसी के लिए। तो यहाँ पे मैं सामने वाले को पहचान नहीं पाता कि ये एक्चुअल में ये जो आदमी है ये है कौन, राइट, क्योंकि वो दूसरे नाम के साथ अपना अकाउंट चला रहा है, दूसरे अवतार के साथ चला रहा है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिफाई करने वाली चीजें है ना वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाती है। इसके बाद मेरे पास क्या आता है, इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन। इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन का मतलब बातें किस तरह से फैलती है, राइट, बातों का फैलना मैं क्या कहता हूँ, डिसेमिनेशन। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन है और मैं उसके फैलने की बात करूँ ऑफलाइन कम्युनिटीज में तो वो काफी धीरे धीरे फैलेगी, एक लोग से दूसरे लोग तक, दूसरे लोग से तीसरे लोग तक, बातों के थ्रू, राइट। लेकिन अगर बात करूँ ऑनलाइन में तो ऑनलाइन चीजें बहुत जल्दी वायरल होती है, ऑनलाइन चीजें बहुत जल्दी वायरल होती है, फाइन। लास्ट में मेरे पास क्या है, एक्सेसिबिलिटी। सो इसके अंदर मैं एक्सेस कर सकता हूँ, लिमिटेड एक्सेस जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि लोकेशन के थ्रू, मतलब कोई अगर दूसरी कंट्री में रहता है उसको इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना है तो यहाँ पे काफी दिक्कत हो जाएगी, या तो वो फिजिकली आए यहाँ पे विजिट करे तब ऑफलाइन कम्युनिटी को ज्वाइन कर पाएगा, अदरवाइज वो कौन सी कम्युनिटी को ज्वाइन करता है, ऑनलाइन। सो ऑनलाइन के अंदर वाइडली एक्सेसिबल, मतलब जैसे आपके पास इंटरनेट है, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप आसानी से किसी भी ऑनलाइन कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, राइट। सो ये यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंस था ऑफलाइन और ऑनलाइन कम्युनिटीज के बीच में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो अब थोड़ा सा जरा डिस्कस कर लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ सोशल नेटवर्क के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसके अंदर तुम कितना अच्छे से चीजों को समझे हुए हो उसी के बेसिस पे तुम इसका आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज वहां पे कहानी बनाना तो सबको आता है। मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा एनपीटीएल पे देखा था तो उसमें काफी लेंदी नोट्स थे तो मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा, बट मैंने यहाँ पे चीज़ों को काफ़ी शॉर्ट कर दिया है और काफ़ी आसान लैंग्वेजेस में लिखा है, तो बहुत ही आसानी आसानी से हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं 1980s से 1990s। अच्छा पहले ये बता दूं इवोल्यूशन ऑफ सोशल नेटवर्क का मतलब क्या है। स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें आई, है ना, जिसकी मदद से हम लोगों से कनेक्ट होते थे, फिर कैसे कैसे धीरे धीरे हमारा जो सोशल नेटवर्क है वो इवॉल्व हुआ, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, राइट, स्टार्टिंग से लेकर के अभी प्रेजेंट टाइम तक जितनी भी चीज़ें सोशल नेटवर्क में आई हैं, राइट, जितनी भी एडवांसमेंट उसके अंदर ऐड हुए हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की अगर बात करूँ एकदम स्टार्टिंग का, तो टाइम था वो 1980s और 1990s का। तो उस वक्त में मार्केट में एक चीज आया जिसका नाम था इंटरनेट फोरम्स, है ना। कब आया? 1980s से 1990s के टाइम पे मार्केट में एक फोरम आया जिसका नाम था इंटरनेट फोरम। और उस इंटरनेट फोरम के अंदर कम्युनिटीज होती थी, राइट। इस इंटरनेट फोरम के अंदर क्या होती थी? कम्युनिटीज, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, मतलब कई सारी कम्युनिटी होती थी अलग अलग टॉपिक के ऊपर, जिसमें लोग ज्वाइन करते थे और डिस्कशन करते थे, राइट। डिस्कशन कैसे करते थे? टेक्स्ट बेस्ड, राइट। तो सबसे पहले मार्केट में क्या आया? इंटरनेट फोरम, जिसके अंदर क्या होता था? टेक्स्ट बेस्ड डिस्कशन होता था, राइट। इसके अंदर क्या होते थे? नीश कम्युनिटीज होती थी जो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर क्या करती थी? बातचीत करती थी। ठीक है, तो सबसे पहला क्लियर हो गया। सबसे पहला क्या आया था? इंटरनेट फोरम, जहां पे टेक्स्ट बेस्ड डिस्कशन होता था। इतना समझ लो अभी के लिए, ठीक है। अब उसके बाद 1997 की ये बात है, जब हमारे पास एक और चीज मार्केट में लॉन्च हुआ जिसका नाम था 6 डिग्रीज, राइट। मार्केट में क्या आया? 6 डिग्रीज। और ये इंपॉर्टेंट है नाम 6 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये सबसे पहला सोशल नेटवर्किंग साइट था। पूरे मार्केट में जो सबसे पहला सोशल नेटवर्किंग साइट आया था उसका नाम था 6 डिग्रीज। उसका नाम क्या था? 6 डिग्री। इसके अंदर जो यूजर हैं वो कनेक्ट हो सकते थे एक दूसरे से, शेयर हो सकते थे, अपडेट्स को भी शेयर कर सकते थे, राइट। और क्या कर सकते थे? एक नेटवर्क को बना सकते थे, अपना खुद का एक छोटा सा नेटवर्क बना सकते थे लोगों से जुड़ उड़ के, ठीक है। तो मार्केट में सबसे पहला सोशल नेटवर्किंग साइट कौन आया? 6 डिग्री। कब आया था? 1997 में, ठीक है। उसके बाद 2003 में मेरे पास क्या आया? माई स्पेस, है ना। माई स्पेस, ये जितने भी नाम है इसको कोशिश करना कि तुम याद कर लो, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2003 में मेरे पास क्या आया? माई स्पेस। अब माई स्पेस जो होता है ये एक ऐसा साइट था जहाँ पे सबसे ज्यादा हम लोग शेयर करते थे पॉप म्यूजिक को या पॉप कल्चर को, काफी ज्यादा हम लोग प्रमोट करते थे। तो जो माई स्पेस है इसके अंदर सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस किया गया वो किस पे किया गया? म्यूजिक पे, ठीक। और जो भी लोगों का मनपसंद म्यूजिक है उस हिसाब से उसको क्या करने पर, उसको क्या करना? पर्सनलाइज करना, ठीक। सिग्निफिकेंट फॉर म्यूजिक प्रमोशन एंड आर्टिस्ट डिस्कवरी। तो यहाँ से एक आर्टिस्ट के जितने भी एल्बम्स थे वो हम लोग क्या करने लगे? सॉर्ट करने लगे, उसको अंदर रखने लगे, ताकि जितने भी यूजर थे वो अलग अलग आर्टिस्ट को फॉलो कर सकें और जो हमारा आर्टिस्ट है उसकी विजिबिलिटी इंटरनेट पे बढ़े, ठीक। इसी के लिए मेरा क्या आया था? माई स्पेस। माई स्पेस कब आया था? 2003। तो फटाफट एक बार रिवाइज करते फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले आया था इंटरनेट फोरम, जहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड डिस्कशन करते थे, कम्युनिटीज होती थी अलग अलग टॉपिक पे बातें करती थी। फिर मेरे पास क्या आया 1997 में? 6 डिग्री, सबसे पहला सोशल नेटवर्किंग साइट जहाँ पे लोग कनेक्ट हो सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपडेट, और क्या कर सकते हैं? खुद का नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है। अब 6 डिग्री के बाद 2003 में मेरे पास क्या है? माई स्पेस। माई स्पेस जो होता है वो किस लिए सिग्निफिकेंट है? म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए और आर्टिस्ट को डिस्कवर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? माई स्पेस का। तो यहाँ पे हमने 3 एरा को डिस्कस कर लिया, इंटरनेट फोरम, 6 डिग्री और माई स्पेस। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं पढ़ा। अब 6 डिग्री के बाद या माई स्पेस के बाद मार्केट में क्या आया? फेसबुक। मार्केट में किसने कदम रखा? फेसबुक ने। कब रखा था? 2004। अब जो फेसबुक है वो बनाया गया था यूजुअली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन फिर ये काफी ज्यादा ग्लोबली पॉपुलर हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? एकदम स्टार्टिंग की बात है। स्टार्टिंग में जब आया था तो इसके अंदर हम लोग क्या शेयर कर सकते थे? न्यूज की फीड को शेयर कर सकते थे। और इसके अंदर कौन सा बटन था? एक लाइक का बटन था, कि अगर आपको कोई न्यूज फीड पसंद आ गया तो आप उसको लाइक कर दो, ठीक है। लेकिन आजकल तो बहुत सारे फीचर आ गए हैं, तुम लोग काफी बेहतर तरीके से जानते हो कि फेसबुक में क्या क्या फीचर है, मुझे बताने की उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फेसबुक के बाद मेरे पास मार्केट में क्या आया था? ट्विटर आया था। ट्विटर कब आया था? 2006। अब ये इंपॉर्टेंट है, ट्विटर को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो ब्लॉगिंग, राइट। ट्विटर को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो ब्लॉगिंग। जब ये स्टार्टिंग में मार्केट में आया था तो इसके अंदर हम लोग जो छोटे छोटे मैसेज पोस्ट करते हैं, टाइप करते हैं, उसको मैं क्या कहता हूँ? छोटे छोटे मैसेजेस को ट्वीट्स। ट्विटर के अंदर मैं छोटे छोटे मैसेजेस को क्या कहता हूँ? ट्वीट्स। और एक ट्वीट में, जब पहली बार ट्विटर मार्केट में आया था तो हम लोग कितने कैरेक्टर लिख सकते थे? 140। लेकिन अभी करेंटली हम लोग कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? 260, राइट। 260 कैरेक्टर हम लोग एक ट्वीट के अंदर लिख सकते हैं। अब जो ट्विटर है वो एक मेजर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होता है। जहाँ पे आप जैसे पोस्ट करोगे तुरंत आ जाएगा, उस पर कोई रिस्पॉन्स करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा, राइट। रियल टाइम में इंफॉर्मेशन को हम लोग शेयर कर रहे हैं, किसकी मदद से? ट्विटर की मदद से, ठीक। तो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। अब ट्विटर के बाद मार्केट में कौन आया? इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम बहुत ही पॉपुलर है, सब लोग जानते होंगे
कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या शेयर करते हैं, फोटो को शेयर करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, और इसके अंदर पॉपुलैरिटी भी गेन करते हैं अपने कंटेंट के हिसाब से, है ना। अपने कंटेंट के हिसाब से हम लोग क्या गेन करते हैं, पॉपुलैरिटी। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा कंटेंट कैसा है और लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो आई होप काफी आसान तरीके से मैंने लिखा, समझ में आ रहा होगा। आगे चलते बने रहना, बहुत ही आसान तरीके से पूरा यूनिट हम लोग खत्म करेंगे सारे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अब बात हो गया हमारा इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम के बाद मार्केट में क्या आया था, स्नैपचैट। स्नैपचैट जो था वो पॉपुलर था किस वजह से, अपने फिल्टर्स की वजह से। ऑफ कोर्स सब जानते हैं स्नैपचैट किस लिए पॉपुलर है, फिल्टर्स की वजह से पॉपुलर है, फाइन। सो इससे ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। स्नैपचैट के बाद 2016 में हमारे पास क्या आया, टिकटॉक। टिकटॉक सब लोग जानते हो इंडिया में बैन हो चुका है, बट हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट के अंदर आता है। अब जो टिकटॉक है उसका पुराना नाम क्या था, म्यूजिकल डॉट एल वाई, है ना। म्यूजिकली कह लो या म्यूजिकल डॉट एल वाई, कुछ भी कह लो, ये टिकटॉक का पुराना नाम था, है ना। ये क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म था जहाँ पे सब लोग छोटे छोटे वीडियो बना के शेयर करते थे, जिसको हम लोग रील्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है पॉपुलैरिटी बहुत जल्दी मिल जाती थी, क्यों, क्योंकि जो कंटेंट होते थे काफी ज्यादा क्रिएटिव होते थे। अब तुम सब जानते हो कैसे कंटेंट होते थे, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, टिकटॉक हो गया, स्नैपचैट हो गया। अब टिकटॉक के बाद मार्केट में क्या आ गया, करेंट ट्रेंड्स। करेंट ट्रेंड्स का मतलब चीजें काफी ज्यादा इवॉल्व होने लगी। जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा वीडियो कंटेंट को यूज करने लगे, वीडियो कंटेंट की मदद से चीजों को सीखने लगे, उसको देखना पसंद करने लगे। लाइव स्ट्रीमिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, जो स्टोरीज थी वो काफी ज्यादा बढ़ने लगी, ठीक। तो जितने भी कल्चर थे, है ना, जो इन्फ्लुएंस करते थे ग्रोथ को, वो कंटिन्यू होने लगे, ठीक। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी लॉन्च होने लगी। यहाँ पे क्या कंसर्न आ गया कि जो डेटा की प्राइवेसी है उसको हम लोग कैसे मेंटेन करके रखें, और जो किसी यूजर का खुद का कंटेंट है वो उसको कैसे दूसरे यूजर के वो ना चुरा सके, दूसरा यूजर उससे प्रोटेक्ट करके रख सके। तो यहाँ पे ये सारी जो प्राइवेसी इश्यूज था वो लॉन्च होने लगा मार्केट में, और हम लोग इस प्राइवेसी को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, ये सारे रूल्स भी मार्केट में काफी ज्यादा आ गए थे, फाइन। अब 2020 के बाद 2021 में हमारे पास क्या आया, मेटावर्स एक्सप्लोरेशन। मेटावर्स जो है एक ऐसी फील्ड है जो फोकस करती है दो चीज पे, किस पे, एक वीआर पे और एक एआर पे। वीआर का मतलब वर्चुअल रियलिटी, एआर का मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी। तो मेटावर्स किस पे फोकस करता है, वीआर और एआर पे। तो ये था मेरा इवोल्यूशन ऑफ सोशल नेटवर्क 2021 तक। अब 22 में 23 की अगर बात करें तो चैट जीपीटी आ चुका है, बार्ड एआई आ चुका है, मिड जर्नी आ चुका है, बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं जिसका आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, बिग डेटा टूल्स आ गए। बट उतना डीप में नहीं जाना, बेसिक सब लोग जानते होंगे, फाइन। सो ये था मेरा इवोल्यूशन ऑफ सोशल नेटवर्क। तो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आए, तुम इसको फ्रेम करते हुए कहानी की तरह अगर लिख दोगे ना, तो तुम्हारा इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा, राइट। स्टार्टिंग इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा, और अगर स्टार्टिंग इंप्रेशन तुम्हारा अच्छा है तो एंड में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर एक दो क्वेश्चन में तुमने थोड़ा सा भी ग्लिच कर दिया हो, मैं इसको कहता हूँ, फाइन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत ही आसान था ये तो, हो गया नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सिक्योरिटी इश्यूज विद ऑनलाइन सोशल नेटवर्क। जितने भी ऑनलाइन सोशल नेटवर्क होते हैं वहां पे किस किस तरह के सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहला जो सिक्योरिटी इशू है वो है प्राइवेसी, ठीक। प्राइवेसी का मतलब, अगर कोई थर्ड पर्सन बिना मेरी इजाजत के मेरी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, उसको गलत तरीके से यूटिलाइज कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो मेरा डेटा है वो सिक्योर नहीं है, यहाँ पे मैं खुद ऑनलाइन सिक्योर नहीं हूँ, ठीक। तो प्राइवेसी कंसर्न में देखो सबसे पहला लाइन लिखा है, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू पर्सनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहला तो ये थ्रेट है। दूसरा, डेटा माइनिंग एंड प्रोफाइलिंग फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट। मैं किसी भी एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा क्या करता हूँ, प्रोफाइलिंग करता हूँ, डेटा माइनिंग करता हूँ, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन निकालता हूँ जिसके ऊपर एक्सेस कोई यूजर ना देना चाहता हो, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है, प्राइवेसी कंसर्न, अपने डेटा को बचा कर रखना, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहा है, जिसमें लोग क्या करते हैं, फेक प्रोफाइल बनाते हैं, खुद को कोई और दिखाते हैं और गलत एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, ताकि जब भी किसी को पकड़ा जाए तो कौन पकड़ा जाए, दूसरा आदमी, क्योंकि वो किसी और की आइडेंटिटी को यूज करके गलत काम कर रहा है। इसी को मैं क्या कहता हूँ, आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। इसके बाद मेरे पास क्या आता है, फिशिंग अटैक्स। फिशिंग अटैक्स का मतलब देखो ऐसे समझो, जैसे मछलियों को फंसाने के लिए हम लोग चारा डालते हैं,
ठीक है, तो उसको हम लोग कहते थे फिशिंग। वैसे ही जो हमारे ह्यूमंस हैं, अगर मैं उनको फंसाना चाहता हूँ, उनको स्कैम करना चाहता हूँ, उनकी जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसको चुराना चाहता हूँ, तो जितने भी हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको एक ईमेल सेंड करते हैं। ठीक, और वो ईमेल एक ऐसा लगता है किसी लेजिटिमेट कंपनी की तरफ से आया है, और जब भी वो इस ईमेल को ओपन करते हैं, उसमें दिए गए लिंक पे क्लिक करते हैं, तो उनका जितना भी डेटा है, जो भी वेब पेज ओपन होगा उसमें इंसर्ट करते हैं, वो कहाँ पे चला जाता है, थर्ड पार्टी के पास या हैकर के पास, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे लोगों को ड्यूप करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, फिशिंग का, जिसमें सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, ईमेल, और ईमेल के अंदर क्या, अटैचमेंट। फाइन, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमने डिस्कस कर लिया सबसे पहला हमारा डेटा की प्राइवेसी, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग अटैक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नॉट नेक्स्ट टॉपिक, इसी में कुछ और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं या सिक्योरिटी इशू है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, साइबर बुलिंग। राइट, साइबर बुलिंग का मतलब हैरेसमेंट, थ्रेट या इंटिमिडेशन ऑनलाइन, है ना। मतलब मैं लोगों को क्या कर रहा हूँ, थ्रेट कर रहा हूँ, उनको उल्टे सीधे मैसेजेस कर रहा हूँ जो अच्छे नहीं होते। राइट, कैन लीड टू इमोशनल डिस्ट्रेस एंड रेपुटेशनल डैमेज। यहाँ पे क्या होता है, कई सारे लोगों को अगर मैं गलत तरीके से मैसेज कर रहा हूँ, कुछ लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाता है, उसको मेंटली मैं टॉर्चर कर रहा हूँ। राइट, ये भी एक गलत है, ये भी एक गलत तरीका है। इसके बाद क्या आता है, डेटा ब्रीचेस। डेटा ब्रीचेस का मतलब डेटा का लीक हो जाना। राइट, डेटा ब्रीचेस का मतलब डेटा का लीक हो जाना, ये भी एक सिक्योरिटी इशू है। अकाउंट हाईजैकिंग, किसी ने आपके अकाउंट को हैक कर लिया, ठीक, बिना आपकी इजाजत के, और उसको गलत तरीके से यूज कर रहा है, ये भी एक सिक्योरिटी इशू है। मालवेयर और वायरस, देखो मालवेयर क्या होते हैं, मालवेयर जो होते हैं वो हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं। मालवेयर क्या होते हैं, हार्मफुल सॉफ्टवेयर, जो अगर आपके सिस्टम में आ गए तो उनका मेन जो काम है वो है आपके सिस्टम को डैमेज करना, उसके डेटा को थर्ड पार्टी को सेंड करना बिना आपकी जानकारी के, मतलब कि सीक्रेटली। और जो वायरस होते हैं वो आप जानते हो क्या होता है, वायरस क्या है, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है जो खुद ही की कॉपी बनाता रहता है। वायरस क्या है, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम जो खुद की कॉपी बनाता रहता है। ठीक है, अब इसके बाद जो एक और सिक्योरिटी इशू है वो ये है कि इंटरनेट के ऊपर, है ना, या सोशल नेटवर्क के ऊपर बहुत सारी फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है। राइट, बहुत ही जल्दी फैल जाती है, या कई सारी फेक न्यूज या कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी प्रेजेंट रहती है जो वाकई में सच नहीं होती है। ठीक है, लास्ट मेरे पास क्या आते हैं, ऑनलाइन स्कैम्स। ऑनलाइन स्कैम्स भी क्या है, सिक्योरिटी इश्यूज। तो आई होप तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस किस तरह के सिक्योरिटी इश्यूज, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हमको देखने के लिए मिलते हैं सोशल नेटवर्क्स पे। ठीक है, अब तुमको बहुत मजा आ रहा होगा समझने में, एकदम आसान है। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं क्या है। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि व्हाट इज ट्रस्ट मैनेजमेंट इन ऑनलाइन सोशल नेटवर्क। ऑनलाइन सोशल नेटवर्क में ट्रस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। ट्रस्ट मैनेजमेंट, देखो पहली लाइन पढ़ो, तुमको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इट रिफर्स टू द प्रोसेस एंड मैकेनिज्म employed to establish, evaluate and maintain ट्रस्ट अमंग यूजर्स इन अ डिजिटल एनवायरनमेंट, है ना। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से मैं यूजर्स और कंपनी, या यूजर और दूसरे यूजर, ऐसे कह लो दो यूजर या यूजर और कंपनी, इनके बीच में क्या करता हूँ, एक ट्रांसपेरेंसी या एक ट्रस्ट को क्या करता हूँ, मैनेज करता हूँ या बिल्ड करता हूँ। ठीक है, तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू मैं ट्रस्ट को एस्टैब्लिश करता हूँ, उसको मेंटेन करता हूँ यूजर्स के बीच में या यूजर और कंपनी के बीच में, एक डिजिटल एनवायरनमेंट के अंदर, उसको मैं क्या कहता हूँ, ट्रस्ट मैनेजमेंट। ठीक, अब इसके अंदर हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि जितने भी यूजर हैं उनके अंदर हम लोग क्या बिल्ड कर पाए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाए। ठीक है, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे कि जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है या जो भी उनका डेटा है, सब कुछ एकदम सही है, उनका डेटा जो क्या है वो हमारे पास सिक्योर रहेगा, वो किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, और जो सामने वाला पर्सन है वो उसको गलत तरीके से ऑफेंड ना करे, मिस यूज ना करे उसके डेटा को। ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल्ड वे में रखते हैं। राइट, so it involves building confidence in the reliability, credibility and integrity of individual in an online community। ठीक है, तो जितने भी ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सामने वाला बंदा है ना, जो सामने वाला लड़का है, उसकी जो भी डिटेल है वो पूरी तरीके से वेरीफाई करके रखना, उसके डेटा को प्रोटेक्ट करना, ताकि कोई भी थर्ड पर्सन उसके डेटा को ना चुरा पाए, ना ही उसको गलत तरीके से यूज कर पाए। ये मेरा क्या होता है, ट्रस्ट मैनेजमेंट, मतलब ट्रस्ट को कैसे बनाएंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक, अब ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप ट्रस्ट को वाकई में बिल्ड करना चाहते हो, अगर आप ट्रस्ट को वाकई में बिल्ड करना चाहते हो, तो किस किस स्टेप्स को हम यूज करते हैं, मतलब हमें क्या क्या करना चाहिए अगर मैं ट्रस्ट को बिल्ड करना चाहता हूँ।
तो सबसे पहला जो है वो ये है क्लियर प्राइवेसी पॉलिसीज। मतलब जो भी प्राइवेसी पॉलिसीज है कि आप डेटा को कैसे हैंडल करोगे, चीजें आपके एंड पे किस तरह से हो रही है, उसको सामने वाले जितने भी यूजर हैं सबको खुल के बता दो। कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रस्ट को बिल्ड करना चाहते हो दो लोगों के बीच में, तो सारी चीजें साफ होनी चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। देखो वही लिखा है, assure users that their personal information will be handled securely and transparently। यूजर फ्रेंडली सिक्योरिटी फीचर, दूसरा क्या है, यूजर फ्रेंडली सिक्योरिटी फीचर। मतलब कि मैं क्या अपने प्लेटफॉर्म में लॉन्च कर दूं या ऐड कर दूं 2FA। 2FA का मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक, ताकि मैं अपने लॉगिन को और ज्यादा सिक्योर कर लूं। कोई भी थर्ड पर्सन किसी के भी यूजर ने वो पासवर्ड के थ्रू ही सिर्फ लॉगिन ना कर पाए उसके अकाउंट पे, राइट। तो दैट्स वाई हम क्या यूज करने लगे हैं, 2FA, ताकि हम यूजर फ्रेंडली सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड कर पाए, जिससे हमारे जो यूजर का अकाउंट है, उसका जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो काफी ज्यादा सिक्योर है। ठीक है। तीसरा मेरे पास क्या आता है, तीसरा मेरे पास आता है जिसको मैं कहता हूँ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का मतलब जैसे तुमने देखा होगा कई सारी प्रोफाइल पे ब्लू टिक रहता है, यूट्यूब पे भी कई सारे चैनल्स पे टिक लगा रहता है। इसका मतलब वेरीफाइड, मतलब उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स, अपने नाम्स को, उनके जो भी कागज वागज थे या सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया है, ताकि जो दूसरे यूजर हैं वो इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट रख पाए या ट्रस्ट बिल्ड कर पाए। So verified profiles can contribute to a higher level of trust in user interaction। वेरीफाइड प्रोफाइल्स के ऊपर जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं नॉर्मल प्रोफाइल के मुकाबले। फाइन। अब उसके बाद आता है मेरे पास एंडोर्समेंट एंड रिकमेंडेशन। देखो एंडोर्समेंट और रिकमेंडेशन का मतलब, जब भी तुम कोई अपना प्रोफाइल बनाते हो, चाहे तुम इंस्टाग्राम की बात करो चाहे फेसबुक की बात करो, तो उसमें तुमको आता होगा सजेशन, राइट। सजेशन का मतलब कि आप इनको फॉलो कर लो, आप इनको फॉलो कर लो, क्योंकि ये आपके फ्रेंड के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, है ना। इस तरह के क्या आते हैं, सजेशन। तो एंडोर्समेंट रिकमेंडेशन का मतलब अलाउ यूजर टू एंडोर्स और रिकमेंड अदर्स विद इन देयर नेटवर्क। अपने ही नेटवर्क के अंदर जिन जिन लोगों को फॉलो करता है वो उसी को रिकमेंड कर पाए सामने वालों को, ताकि वो भी उसको फॉलो कर पाए। इसके बाद मेरे पास क्या आता है, क्लियर टर्म्स ऑफ सर्विस। मतलब क्लियरली मुझे आउटलाइन कर देना चाहिए कि मेरी सर्विसेज क्या है, रूल्स क्या है, गाइडलाइंस क्या है, जिसकी मदद से यूजर मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज करेंगे उसको और क्या करेंगे, काम करेंगे। लास्ट में रिस्पॉन्सिव कस्टमर सपोर्ट। अब मान लो आपका प्लेटफॉर्म है, उसमें कुछ इशू हो गया, किसी का कुछ डेटा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उसको हैंडल करने के लिए आपके पास कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए, जो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मतलब 24/7 एक्टिव होना चाहिए, ताकि आप अपने कस्टमर की जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व कर पाओ। अगर आप कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो तो कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट पे बिल्ड हो जाएगा। राइट। सो आई होप तुमको बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, राइट। ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोशल नेटवर्क से आप डेटा कलेक्शन अगर करना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, है ना। मतलब कैसे क्या क्या स्टेप हैं जिसकी मदद से मैं डेटा को कलेक्ट कर सकता हूँ सोशल मीडिया से। ठीक है। सबसे पहले जरा देख लेते हैं, सबसे पहले जरा देख लेते हैं कि डेटा कलेक्शन क्या होता है। डेटा कलेक्शन फ्रॉम सोशल नेटवर्क्स involves gathering and extracting information from online platforms where users share content, engage with others and contribute to a digital community। डेटा कलेक्शन का मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डेटा को क्या करना, गैदर करना और एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डेटा को क्या करना, गैदर करना और एक्सट्रैक्ट। ओके। सो डेटा कलेक्शन का मतलब क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डेटा को गैदर करना और डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है। जहाँ पे यूजर क्या करता है, खुद के कंटेंट को शेयर करता है, एंगेज करता है दूसरों के साथ और कंट्रीब्यूट करता है डिजिटल कम्युनिटी के अंदर। तो अगर मैं डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ, गैदर कर रहा हूँ, कहाँ से, सोशल मीडिया से, तो उसी को मैं क्या कहता हूँ, डेटा कलेक्शन, राइट। उसी को मैं क्या कहता हूँ, डेटा कलेक्शन। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है, एथिकल कंसिडरेशन एंड यूजर प्राइवेसी शुड बी पैरामाउंट व्हेन कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम सोशल नेटवर्क। अगर आप सोशल नेटवर्क से किसी भी यूजर के डेटा को कलेक्ट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उस यूजर की प्राइवेसी पॉलिसीज क्या क्या हैं। मैं कहीं उसकी प्राइवेसी को तोड़ तो नहीं रहा हूँ, कहीं उसको मिस यूज तो नहीं कर रहा हूँ उसके डेटा को। इस चीजों को मुझे ध्यान में रखना पड़ता है जब भी मैं डेटा को कलेक्ट करता हूँ, कहाँ से, सोशल नेटवर्क से। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट आगे। ओके। सो
अब हम लोग जरा बात करते हैं ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको यूज करके मैं डेटा को कलेक्ट कर सकता हूँ। अभी तक हमने देखा डेटा कलेक्शन होता क्या है, सोशल नेटवर्क से डेटा को कलेक्ट करना यूजर की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को मैं क्या कहता हूँ, डेटा कलेक्शन। आप जरा देख लेते हैं ऐसे क्या क्या स्टेप्स हैं जिसको यूज करके मैं क्या करता हूँ, डेटा कलेक्शन। सबसे पहला जो मेरे पास स्टेप है उसको मैं कहता हूँ वेब स्क्रैपिंग। सबसे पहला डेटा को कलेक्ट करने का स्टेप है वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मैं किसी भी वेबसाइट से डेटा को क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट। किसी भी वेबसाइट से डेटा को क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट, और वो भी ऑटोमेटिकली। तो अगर मैं ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ डेटा किसी भी वेबसाइट से, तो मैं किसका यूज करता हूँ, वेब स्क्रैपिंग। ये सबसे पहला स्टेप है डेटा को कलेक्ट करने का। ठीक। दूसरा मैं क्या यूज करता हूँ डेटा को कलेक्ट करने के लिए, एपीआईज। दूसरा मैं क्या यूज करता हूँ, एपीआई। सबसे पहला क्वेश्चन, एपीआई का फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। ठीक। ये क्या होती है, प्रोवाइड हमें कौन करता है, सोशल नेटवर्क्स। जितने भी सोशल नेटवर्क हैं, हमें का मतलब डेवलपर्स को, हमें का मतलब डेवलपर्स को एपीआईज प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू वो कुछ डेटा और कुछ फंक्शनैलिटीज इन सोशल नेटवर्क के एक्सेस कर पाएं या यूज कर पाएं। फाइन। इसके बाद तुमने देखा होगा सर्वेज और क्वेश्चन एरिया, बहुत सारे सर्वे के फॉर्म आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एरियाज आते हैं जो आपसे आपके बारे में पूछते हैं। ठीक। वो भी किस लिए यूज करते हैं हम लोग, डेटा को कलेक्ट करने के लिए। लास्ट में मेरे पास क्या आता है, यूजीसी एनालिसिस। यूजीसी का मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट एनालिसिस। इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, यूजर जो भी अपने कंटेंट को क्रिएट किया है, जो भी इसने अपने कंटेंट को शेयर किया है सोशल नेटवर्क पे, हम लोग उसको एनालाइज करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, उसको यूज करते हैं। बस हमें यहाँ पे कॉपीराइट वाली चीजों को या कॉपीराइट लॉ को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। ठीक है। सो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू मैं डेटा को क्या करता हूँ, कलेक्ट करता हूँ। कहाँ से कलेक्ट करता हूँ, सोशल नेटवर्क से। नेक्स्ट टॉपिक, चीजें बहुत मजे में हम लोग खत्म कर रहे हैं, है ना। 4 यूनिट है, चार के चारों खत्म कर देंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा इतने आसान तरीके से। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है, नेक्स्ट स्लाइड है कि एपीआईज क्या होते हैं। एपीआई, सबसे पहला तो देखो एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। एपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। अब देखते हैं कि एपीआई होती क्या है। जो एपीआई है, जितने भी एपीआई होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल्ड वे। ठीक है, किसके लिए, डेवलपर के लिए, ताकि वो एक्सेस कर पाए क्या, डेटा और फंक्शनैलिटीज किसकी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। तो मतलब कि ये हमारे डेवलपर्स का काम आसान कर देते हैं ताकि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के डेटा को वो आसानी से एक्सेस कर पाए, और कुछ भी अगर फंक्शनैलिटी वो एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको भी कर पाए। ठीक। तो हमारे डेवलपर के काम को आसान करने के लिए या डेटा कलेक्शन को और ज़्यादा आसान करने के लिए हमारे डेवलपर्स के लिए क्या बनाया गया है, एपीआईज। अब जरा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ एपीआईज का एग्जांपल जो हम लोग डेटा कलेक्शन के लिए यूज करते हैं, तो सबसे पहला हमारा हो गया ट्विटर एपीआई। ठीक। ट्विटर एपीआई जो होता है वो अलाउ करता है डेवलपर को, ताकि वो काफी सारे डेटा को एक्सेस कर पाए। अब डेटा के अंदर कुछ भी हो सकता है, डेटा के अंदर ट्वीट हो सकता है, डेटा के अंदर यूजर की प्रोफाइल हो सकती है, डेटा के अंदर कोई भी ट्रेंडिंग हैशटैग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो किसी भी तरह के डेटा को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्विटर एपीआई। हम लोग का मतलब डेवलपर्स क्या यूज करते हैं, ट्विटर एपीआई। अब ट्विटर एपीआई के अंदर कुछ टूल्स होते हैं जिसका हम लोग कई काफी ज्यादा यूज करते हैं। पहला टूल्स जो है उसका नाम क्या है, ट्वीपी। सबसे पहला टूल जो है उसका क्या नाम है, ट्वीपी। ट्वीपी क्या है, एक पाइथन की लाइब्रेरी। ट्वीपी एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो आसान कर देता है इंटरेक्शन किसके साथ, ट्विटर एपीआई के साथ। अगर आप ट्विटर एपीआई के साथ काम करना चाहते हो तो हम लोग एक पाइथन लाइब्रेरी का यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, ट्वीपी। फाइन। इसके बाद मेरे पास एक और टूल आता है जिसका नाम है ट्विटर एपीआई कंसोल। ट्विटर एपीआई कंसोल का हम लोग यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए, है ना। बस इतना समझो कि इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। फाइन। सो पहला एपीआई हमारे पास आ गया ट्विटर एपीआई, जिसके साथ काम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ट्वीपी का। टेस्टिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ट्विटर एपीआई का। यहाँ पे कुछ और एपीआई के मैंने एग्जांपल लिखे, इंस्टाग्राम ग्राफ एपीआई, यूट्यूब एपीआई, लिंक्डइन एपीआई, राइट। ये सब एपीआई के एग्जांपल हैं। यहाँ पे कुछ और टूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जरा देख लेते हैं। सबसे पहला मेरे पास क्या है, पोस्टमैन। अगर मैं किसी भी एपीआई को टेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मेरे पास कोई भी एपीआई है, इनमें से कोई भी एपीआई, अगर उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, टेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या यूज करता हूँ, पोस्टमैन। दूसरा मेरे पास क्या आता है, सी यू आर एल। सी यू आर एल का मतलब होता है कमांड लाइन टूल। कमांड लाइन टूल का मैं यूज करता हूँ, मतलब सी यू आर एल का मैं यूज करता हूँ क्या करने के लिए, एच टी पी रिक्वेस्ट को बनाने के लिए या भेजने के लिए। अगर मैं एच टी पी रिक्वेस्ट को सेंड करना चाहता हूँ, मेक करना चाहता हूँ, तो मैं किसका यूज करता हूँ, सी यू आर एल। लास्ट में मेरे पास क्या आता है, पॉ।
PAW, ये एक मैक ओएस का ऐप है जिसको मैं यूज करता हूँ टेस्ट करने के लिए और काम करने के लिए। किसके साथ? एपीआईज के साथ। अगर मैं एपीआई को टेस्ट करना चाहता हूँ, उसके साथ काम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या यूज करता हूँ? PAW, पाओ। ठीक, सो आई होप तुम्हारे लिए सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। ठीक है, फटाफट अपने जो 1000 सब्सक्राइबर उसको कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट यूनिट का वीडियो बहुत ही जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ। सो अगर तुमको अच्छा लगा, नोट्स डाउनलोड करो, उसको शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, है ना। वीडियो को अच्छे से क्या करो, लाइक करो। ठीक है, सो बाय, तैयारी करो, मिल